उम्मीद तो है कि अच्छे होंगे, इसलिए मौसम भी एकदम अच्छा है और मौसम के मुताबिक बहुत आप भी अच्छे होंगे। और मौसम के मुताबिक आज गज़ल भी है। और रोज़ गज़ल सुनते थे कि वो लिखते थे पुरुष, और आज जो ये महिला गज़ल यानी मर्द और औरत, आज जो ये परवीन शाकिर गज़ल लिखी है, गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, है ना, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, ये भी परवीन शाकिर की गजल है। मतलब गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, एक मौसम था उनके पास जो ऐसा था कि एकदम गुलाब की तरह वो भी चहका और एकदम खिला करती थी, लेकिन अब वो मौसम उनसे बिछड़ गया है। अब पूरा सुनेंगे तो बहुत ही आपको आनंद आएगा, और ये गज़ल जब आप सुनिएगा तो आनंद के साथ साथ आपको नॉलेजफुल भी गज़ल है। हालांकि इस चैप्टर वगैरह ये सबसे सवाल बहुत मतलब ना के बराबर, ठीक ना, लेकिन फिर भी अभी आपके पास पूरा समय है और हम लोग चैप्टर 29 तक पहुंच भी गए हैं, है ना। आप लोग कंटिन्यू क्लास भी कर रहे हैं बेहतरीन तरीका से, तो हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि कब क्या पूछ दिया जाए कोई हती तो नहीं है, लेकिन हम ये तो जान रहे हैं कि आपके निसाब में क्या पूछा जाएगा, इसलिए टेंशन तो लेने की जरूरत नहीं है। चलिए सभी बच्चे पहले तो सलाम कर रहे हैं उन लोगों, वालेकुम अस्सलाम, है ना। और बच्चे कंटिन्यू आ रहे हैं तो बिल्कुल आ गए हैं। तो पहले बाबू हम लोग जो ये परवीन शाकिर है इनके बारे में जानेंगे, और परवीन शाकिर के बारे में जानने के बाद हम लोग सीधे बाबू आएंगे गजल की ओर, है ना। तो परवीन शाकिर के बारे में देखिए इतना आप लोगों को याद रखना है, कितना, ये परवीन शाकिर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए सभी लोग आ गए हैं माशाल्लाह, है ना। हिना नाज, निकहत, किंग फुरकान, है ना, गुडिया, जीशान, रुस्तम, शाकिब, शगुफ्ता, रोहित यादव भी आए हुए हैं, और रोजीना, एमडी जुनैद अख्तर, नवेद, गुलिस्ता, चलिए बढ़िया है माशाल्लाह। तो इधर आप ध्यान दीजिए बाबू, सबसे पहले परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची में पैदा हुए। बाबू कराची कहाँ है, तो कराची ध्यान रखिएगा पाकिस्तान में है, ठीक ना। वैसे इनका असलाफे वतन ये पूछा जाएगा, ये जितना दिए हैं आप लोगों को किताब में देखते हैं कि यहाँ लंबा चौड़ा तवील जो है ना लगा हुआ है परवीन शाकिर के बारे में, लेकिन इतना आप लोगों को जो है ना मूर्खता होगा पढ़ना और दिमाग इसमें खपाना, क्योंकि और सब भी सब्जेक्ट हैं, हम जान रहे हैं कि यहाँ से सवाल बिल्कुल ना के बराबर पूछा जाएगा। और क्या पूछा जाता है, हाँ आप इल्म के लिए चाहे तो मुताला कर सकते हैं, लेकिन जो आप इसमें से टाइपिंग कर दिए हैं, जैसे 24 नवंबर 1952 ईस्वी को कराची के पाकिस्तान में पैदा हुई, और जो जो दे दिए हैं उसको आप लोगों को याद रखना है, बाकी इसमें से कोई चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये बातें आप लोग समझ में आया होगा। तो इसीलिए जो इतना दिए हैं आप लोगों को, असलाफे वतन हिंदुस्तान, लहरिया सराय, दरभंगा, बिहार में। आपको पता है कि अपने मौत से पहले एक शख्स जो है ना लहरिया सराय दरभंगा पहुंचे थे, उनका नाम बताइए, देखते हैं किसका जो है ना दिमाग तेज है, और फिलहाल में ही चैप्टर ही पढ़ा के गुजरे हैं, क्लियर है। हाँ तो देखते हैं कौन लोग इसका जवाब देते हैं सही। तो याद हुआ, सबसे पहले एक बार सुनिए, परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 ईस्वी को, कहां बाबू, तो पाकिस्तान में, ठीक है, क्लियर है, कराची पाकिस्तान में। और एक और शख्स पैदा हुए थे पाकिस्तान में, आपको याद है, ईसा खेल में, और वो भी पाकिस्तान में, उनका नाम है जगन्नाथ आजाद, जो आपको इंडिया गेट लिखे हैं, याद होगा, क्लियर है। और एक शख्स पैदा हुए पाकिस्तान में जिनका नाम है राजेंद्र सिंह बेदी, जिनकी पैदाइश आपको 1915 ईस्वी को लाहौर में, और लाहौर भी कहाँ है, तो पाकिस्तान में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ये सब कहाँ है बाबू, तो ये सारा के सारा पाकिस्तान में। तो ये तीन शख्स की पैदाइश आप लोग ध्यान रखेंगे पाकिस्तान में। कब कब, तो जगन्नाथ आजाद 1918 में, उसके बाद पेशावर में भी वो अहमद फराज भी पैदा हुए, तो पेशावर यूनिवर्सिटी वही है, ठीक ना। और उसके बाद परवीन शाकिर 1952 में, उसके बाद जगन्नाथ आजाद हो ही गया। उसके बाद एक और जो बोले थे असलाफे वतन इनका कहाँ है, तो लहरिया सराय दरभंगा, दरभंगा कहाँ है बाबू, ध्यान रखिएगा, बिहार में है अपना। उनके वालिद का नाम साकिब हुसैन, खुद भी शायर थे और तखल्लुस शाकिर करते थे। अब जाहिर सी बात है परवीन शाकिर, तो शाकिर इनका तखल्लुस हो गया, क्लियर है। वफात की बात किया जाए 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को ये दारेफानी से यानी दुनिया से कूच कर गए, जिसको आप लोग कहते हैं मृत्यु यानी इंतकाल यानी वफात। और 1994 ईस्वी में ये इस्लामाबाद में वफात किए। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, पैदा हुए कराची में, जबकि मुल्क एक ही है लेकिन अलग अलग, जैसे कैसे अपना इंडिया है तो इंडिया में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, इस तरह से, हालांकि नहीं, जैसे कैसे बिहार में कई जिले हैं, दरभंगा, सीतामढ़ी, कैमूर, है ना, तो इस तरह के वो भी हो गया इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये सब भी आप लोग समझ गए होंगे। तो वफात बाबू दिसंबर 1994 ईस्वी को इस्लामाबाद में हुआ, तो क्लियर है। हाँ, वालिद के नाम साकिब हुसैन।
अहमद फराज सर। अच्छा, याद है आप लोगों को कि अपने इंतकाल से कब्ल जो है ना मुशायरे में तशरीफ लाए थे जिनका नाम था अहमद फराज, जो आप सुने भी थे। उनकी गज़ल बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन है ना, कि कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा, आज इतना भी ना अपने रातों को मनव्वर रखना। तो ये गज़ल जब सुने थे तो आपको याद आया होगा कि हाँ वाकई में ये गज़ल था कि जो अभी हम लोग रात को मनव्वर कर रहे हैं, कि कल जो अब हमें याद ये रातें आएंगी तो हमें अब या तो खुशी महसूस होगी या तो गम, क्योंकि आप जो ये रातें को जिस तरह से मनव्वर करेंगे, अपने वक्त को देंगे, उस तरह से जब बाद में इसको याद करेंगे तो या तो आपको अफसोस करना पड़ेगा या तो आपको फख्र करनी पड़ेगी कि हाँ हम मेहनत किए हैं, तो मेहनत की वजह से आज हम कामयाब हैं। अगर हम मेहनत नहीं किए हैं तो नाकामी मेहनत ना करने की वजह है। तो चलिए अब हम लोग गजल की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग एक बार बताइए कि गजल सुनने के लिए तैयार है? इतना चीजें सब लोगों को याद कर लीजिएगा जो यहाँ बोर्ड पर आप लोगों को लिखे हैं, ठीक ना। बाकी सब देखे डिटेल्स कितना था। तो चलिए अब हम लोग गजल की शुरुआत करते हैं और गजल में देखते हैं कि परवीन शाकिर कहना क्या चाहती हैं। इसलिए कि आप कब से देख रहे थे कि अहमद फराज कहे, मुबारक अजीमाबादी कहे, है ना, सब जो है ना वो एक तरह से पुरुष ही कहते हैं। आज कुछ महिला कह रही है, जबकि आपको पता भी था गजल के लगवी माने हैं औरतों से बात करना। यहाँ तो बाबू मर्द से ही बात कर रही है, अपोजिट ही हो गया। हाँ चलिए, अटेंडेंस बन गया है, अब फोकस कीजिए पढ़ने पर। अब देखिए इसमें कहना क्या चाहती है गजल में, वो आप ध्यान दीजिएगा तो समझ जाइएगा, ठीक है। पहला मिसरा देखिए, सबसे पहले बताइए गजल के पहला शेर को क्या कहते हैं? मतला, ठीक है। गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, मक्ता। गजल में कम से कम कितने शेर होते हैं बाबू? 5। ज्यादा से ज्यादा कितने शेर? 17 या 19। फिर तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार और सुनिए, गजल के पहला शेर मतला कहलाता है, गजल के आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। गजल में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 17 या 19 शेर होते हैं। हाँ क्लियर है, मक्ता कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। अब ध्यान दीजिए गजल सुनने पर। कई मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। इसमें असल में परवीन शाकिर कह रही हैं कि एक मेरे पास मौसम हुआ करता था जिसमें वो मौसम में हम गुलाबों की तरह खिला करते थे, लेकिन दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब, मतलब जो उनके पास ख्वाब थी गुलाब की तरह थी, अब उन पर वही अजाब बन चुका है। कह रहे हैं अपने महबूब के बारे में, ये कह रही हैं कि पहले मेरा जो हुस्न था, पहले मेरा जो एक रुतबा था, तो लोग हमें पसंद किया करते थे और मेरा एक मौसम ऐसा था जैसे गुलाब खिलता था, उस तरह से लोग भी हमें पसंद किया करते थे। अब वही क्या हुआ मेरे साथ, वही सब चीजें मेरे में ख्वाब में आ रहा है, वो भी अजाबों की तरह। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम पे अजाब हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि गए मौसम जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। दूसरा शेर, राख के ढेरे पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। इसमें कह रही है परवीन शाकिर, अब जो है खेमा कहते हैं बाबू एक तरह से जो झोपड़ी वगैरह लगा रहता है, पहले खेमा ही हुआ करता था, पहले घर नहीं होता था, अब घर समझ लिए खेमा मतलब, ठीक है। तो राख के ढेर पर अब रात बसर करनी है, मतलब कह रही अब जो मेरे खेमा है वो खेमा जो है ना जल चुका है, अब मेरा जो रात जो है वो रातें बसर करनी है, जो खेमा जलने के बाद राख हो गया है उसी राख पर जो है ना अब हमको क्या करना है, बसर करनी है। तो ये चीजें आप अच्छे से समझ रहे हैं कि राख के ढेरे पे अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। करे मेरे ख्वाब था, मेरे खेमे थे, हर एक चीज हसीन वो जमील थी, लेकिन क्या बताएं एक दिन ऐसा आया कि मेरा खेमा जल गया और वो खेमा के जो राख है उसी पर अब हमको रात को बसर करनी है। समझ में आ गया होगा। मेरा नाम लीजिए सर। अच्छा ले लीजिए भाई, इनका नाम क्या है? शाकिब रजा आजाद अंसारी। ये लोग नाम ही से परेशान रहते हैं, काम ऐसा कर जाइए कि नाम बन जाए। क्या नाम से परेशान रह रहे हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं बाबू। साते दीद, सात कहते हैं बाबू वक्त के, साते दीद के आरिज है गुलाबी अब तक, अव्वली लम्हों के गुलनार हिजाबों की तरह। कह रहे हैं कि सात एक वक्त था, दीद यानी दीदार करना, एक वक्त था, आरिज यानी गाल को कहते हैं। मेरा जो जिस्मो एक तरह से कहा जाए एक ऐसी बनावट थी, वक्त ऐसा था कि लोग मेरे दीदार के लिए आते थे और गुलाब जैसा था मेरी जिंदगी का लम्हा। लेकिन क्या बताए वही लम्हा एक ऐसा बदला, अव्वल में था ये लम्हा, अव्वल मतलब पहले था, अब ये वक्त बीत चुका है। पहले मेरा जो दौर था वो एकदम ऐसे लगता था कि गुलाबी गुलाबी और बहुत खिला हुआ था, लेकिन आज के दौर ऐसा है कि वही जो है ना लम्हा मेरे से बिछड़ चुका है।
समझ में आ गया? क्लियर? बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ते हैं। गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार, मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। इसमें कह रहे हैं कि गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों का शुमार। कह रहे कि मेरे घर में इतने ने गुलाब थे कि क्या बताएं, उस गुलाबों की संख्या जो है, उस गुलाबों की तादाद जो है अब मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। कह रहे कि मेरे दिल में जो है ना इतना जख्म आया, इतना दर्द आया कि क्या बताएं कि जो मेरे घर में जितने गुलाब थे कहीं ज्यादा उससे मेरे अंदर जख्म भी आ गए। समझ में आ रहा है बढ़िया से बेहतरीन अंदाज में? तो क्लियर हो गया कि गैर मुमकिन है तेरे घर के गुलाबों की तरह। मतलब ये कह रहे हैं कि मेरे घर में पहले गुलाबे हुआ करते थे, बहुत सारा गुलाबे, लेकिन क्या बताएं वही गुलाबे मेरे रिश्ते हुए जख्मों के हिसाबों की तरह। मेरा जो जख्म हुआ वो जख्म ऐसा हुआ कि क्या बताएं कि वो जख्म के बराबर मेरे घर में गुलाब भी थे। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला शेर। याद तो होगी वह बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। अभी देखिए आप क्लास 10th के किताब पढ़ रहे हैं, सेल्फ यानी अलमारी में, ठीक ना? कह रहे हैं, देखिए सुनिएगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। याद तो होंगी वह बातें तुझे अब भी, लेकिन सेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। अब देखिए कभी कभार आप 9th के बुक खोल लेते होंगे, लेकिन सेल्फ अलमारी में, अभी 10th आप पास कर जाएंगे तो 10th के बुक को जो है ना क्या करेंगे, बंद करके सेल्फ अलमारी में रख देंगे, ठीक है? दोबारा उसको नहीं खोलेंगे। तो ये कह रही है कि क्या बताएं मेरा हाल तुम किए हो जो, याद तो होगी वह बातें तुझे अब भी। कह रहे हैं कि याद होगी, हम मानते हैं बात को, है ना, कि तुम 9th में पढ़े थे, ठीक है, लेकिन क्या बताएं जिस तरह से सेल्फ अलमारी में रखी हुई बंद किताबों की तरह, पढ़ने के बाद सिलेबस का जो किताब होता है उसको बंद करके रख दिया जाता है। अब अगले जो है ना आगे निसाब आपका बदलता है, आप अगले क्लास में जाते हैं तो उसको बंद करके सेल्फ अलमारी में रख देते हैं। तो यही वो कह रहे हैं, क्या बताएं तुम तो हमको याद करते होंगे, लेकिन वही बात है कि तुम जो है ना ऐसे मेरे साइड में कर दिए होंगे कि जैसे एक निसाब के किताब को बंद करके सेल्फ अलमारी में रख दिया जाता है। उस्ताद जी लग रहा है उनको मोहब्बत हो गया था उनसे। तो ये गजल क्या है, गजल में यही ना आप अपना दिल की बात को ये इजहार कर रही हैं, है ना? तो इसीलिए कह रहे हैं कि याद तो होंगी वह बातें तुझे अब भी, लेकिन कब, सेल्फ जो है ना रखी हुई, सेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कौन जाने के नए साल में तो किसको पढ़े, देखिए ये आपके लिए है। कौन जाने के नए साल में, आप देखिए 2027-28 में आप क्या पढ़िएगा, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? तो कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। निसाब कहते हैं बाबू किताब को, है ना? कह रहे कि जिस तरह से सिलेबस आपका बदलता है, वो कह रही हैं कि क्या बताएं, नहीं होता है कि कई लड़कों, कई औरतों की आदत होती है कि तिली उससे, तिली उससे, तिली उससे। तो यही वो बात कह रही है कि कौन जाने के नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मयार बदलता है निसाबों की तरह। अब देखिए आपको जहन में सवाल होगा कि आखिर सर दिलों में, इंसानों के दिलों में मोहब्बत क्यों पैदा होती है एक दूसरे के लिए, है ना? एक सवाल सभी के जहन में होगा कि सर मोहब्बत जो है आखिर ये पैदा क्यों होती है एक दूसरे के लिए। तो हम आपको बता दें, एक फरमान है हजरत अली के, वो फरमान में हजरत अली लिखते हैं कि असल में मोहब्बत इसलिए जो है ना एक दूसरे से इंसान को बेचैन कर देती है। मोहब्बत इसलिए हो जाती है कि हजरत अली फरमाते हैं कि जब इंसानों को बनाया गया था, रूह को, तो रूह को जो है ना आपस में एक दूसरे के करीब रखा गया था। एक दूसरे के जो रूहें करीब में थी वो उनसे जो है ना उनसियत यानी मोहब्बत रखती थी। इसीलिए इंसान जब किसी को पहली बार देखता है या अचानक बाई दबे उससे मुलाकात या बात कहीं देख लेता है तो इंसानों के उसके लिए जो है ना एक मोहब्बत पैदा हो जाती है। लेकिन आजकल के हाल पता है क्या है, सब कहेंगे लगता है कि हमारा रूह उसके करीबे था इसीलिए प्यार हो गया है, मोहब्बत है, वो बेवकूफ़ है, उसको और कुछ नहीं है, वो हवस के पुजारी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए इसमें कह रही है कि कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े है। तुम्हारा आदत है कि जैसे लड़कों बच्चों का सिलेबस बदलता है, तुम्हारा भी मयार वैसा ही है कि तेरा भी बदलता है निसाबों की तरह, तुम भी अपना सिलेबस को चेंज कर देते हो। क्लियर है? तो बता दिया आपको, हाँ आप तो बता ही दिए कि मोहब्बत क्यों होती है ना? कि रूहें करीब में थी जब रूहों को बनाया गया, है ना? तो आप कुछ कुछ कहेंगे क्या बताएं सर, ऐसा ऐसा लड़का नहीं देखे हैं जो उसका कहीं इज्जत नहीं होता है, उसके लिए सब लड़कियां का रूहें एक करीबे थी, उसको भी देखेगा तो उससे भी, उसको भी देखेगा तो उससे भी। तो ये समझिए आपको जो है ना पहुंचने नहीं देगा, टारगेट जो आप रखी है वहां तक जहाँ आप रखे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना अभी के लिए आपको नहीं है। अभी आप जैसे आप पढ़िए वाला मिसरा देखिए, सेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह आप जो है अलमारी में किताब जो बंद करके रखिए उसको खोलिए, देखिए कहीं 9th और 10th का तो एक ही में तो कोई नहीं ना है, कहीं पीछे छोड़ दिए और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वो बातें थी। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सूख हो जाती है अब भी तेरी आंखों की चमक, गाहे है तेरे दिल
दिलचस्प जवाबों की तरह। क्या बताएं कि मेरा जो आंख है वो सूख जाता है, ऐसा पहले तो चमकता था तेरी याद से, लेकिन अब क्या बताएं, अब मेरा हाल ये हो गया है कि दिलचस्पी था लेकिन अब वो दिलचस्पी नहीं रहा। अब आंखें मेरी सूज जाती है, सूख जाती है, लेकिन तेरी आंखों की चमक, क्या बताएं कि पहले क्या चमक थी, अब जो है ना जवाबों की तरह हो गई है। हिजर की शब यानी जुदाई की रात, शब यानी रात, हिजर मतलब जुदाई, हिजर की शब यानी जुदाई की रात मेरी तन्हाई पे दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। कह रहे हैं कि तेरी जो जुदाई है, हिजर की शब यानी रात की जुदाई, मेरी तन्हाई, कह रहे हैं कि मैं एक तन्हा में हूं और ये जो जुदाई है वो जुदाई अजब सी जुदाई है, वो दस्तक देगी, एक दिन आएगी दरवाजे पर। क्या बताएं, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। कह रहे कि पहले वो खुशबू था, पहले वो ख्वाबें थी, लेकिन अब क्या बताएं, ये पहले का ख्वाब था अब वो नहीं रहा। इसलिए कह रहे हैं कि पहले जुदा भी होने के बाद अगर कोई मिलता था तो इतनी उनसे इतनी मोहब्बत थी। वही कह रहे हैं हिजरी की शब यानी जुदाई की रात मेरी तन्हाई, मेरी अकेलापन दस्तक देगी, तेरी खुशबू मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। करके एक ख्वाब था जो पहले ये सब था, लेकिन अब क्या बताएं मेरा तो, अब देखो एक एक बच्चे साफ साफ लिख रहे हैं कि सर ब्रेकअप हो गया था मतलब बेचारी, अब वो परवीन शाकिर अपने दिल की बातें को इजहार कर रही हैं कि गज़ल के जरिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। देख रही हैं कि आप कितनी कितनी जो है ना गहरी बातें कह रही हैं आपको सीखने के लिए, है ना। हिजर की शब जुदाई की रात मेरी तन्हाई, मेरी अकेलापन, है ना, दस्तक देगी, देती तो थी लेकिन अब क्या बताएं, पहले वो खुशबू की तरह थी, अब जो है मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। अब जैसे सोने के बाद एक ख्वाब आता है, वो एक ख्वाब है, अब वो खुशबू कोई नहीं रहा। अब देखिए दूसरी गजल की ओर बढ़ते हैं। दूसरी गजल तो और आपको जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। क्या बात है सर, उर्दू लफ्जों में सुनकर तो मजा आ जाता। आहा, चलो हाँ चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी गजल सुनने पर ध्यान दीजिए। पहली तो बहुत अच्छा से समझे, एकदम उसी में मशगूल हो गए। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। इसमें कह रही है परवीन शाकिर कि क्या बताएं, अभी बारिश का भी दिन है, अच्छा से समझिएगा। बारिश होती है तो कली फूल बन जाती है, याद है ना कि बारिश जब होती है तो छोटा सा कली फूल की तरह बन जाती है, लेकिन बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। क्या बताएं कि फूल भी जो है ना उसका बदन जो है ना अब कली से फूल में बदल जाती है। अब क्या होता है, मौसम के हाथ भीग के सफाक यानी जालिम हो गए। क्या बताएं, मौसम भी जो है जालिम है, कली को कली नहीं रहने देता है, उसको फूल में बदल देता है। क्या ही बड़ा ये मौसम जो है। अब देखिए इससे समझिए, बारिश जब होती है तो देखिएगा कि कहीं कहीं जो है फूल से लेके हर एक चीज़ हरियाली बरियाली जो है ना खिलने लगता है, लेकिन कहीं देखिएगा घर डूब गया, कहीं बाढ़ आ गया। तो इसीलिए इस शेर को ये बारिश के मौसम में आप समझ रहे हैं कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। चाक यानी कहते हैं जैसे में एक कली है ना, मिसाल समझिए एक कली है। अब ये जब कली रहती है तो कली में कितना खूबसूरत, एक नाम ही है कली, लेकिन वो कली चाक तन चाक हो जाता है। अब वो कह रहा है कि वो कली जो है कली नहीं रही, इसलिए मौसम जो उसको बदल दिया है। जब बारिश हुआ तो वो कली जो है फूल में बदल गई। इसीलिए कह रहे हैं कि मौसम सफाक यानी जुल्म जालिम है। कह रहे हैं कि मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। मौसम इतना जालिम है कि फूल कली को भी कली नहीं रहने दिया, वो उसको फूल बना दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, अब दिख रहे हैं ना, बादल को भी क्या खबर है कि बारिश की चाह में उससे भी क्या है ना उसकी मोहब्बत है ना। सर संडे याद है? हाँ हाँ संडे साहब याद है, संडे मंडे ट्यूसडे सब याद रहता है। हाँ क्लियर है। बारिश आगे बढ़ते हैं। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद वो बाला शजर के खाक हो गए। इसमें कह रही है परवीन शाकिर कि बादल को भी खबर क्या है। अब वो बारिश की चाह में थी, अब बादल कब बरस जाए कोई ठीक है, वो चाह में थी बारिश की कि बारिश कब आए, ये तो खबर बादल को भी नहीं थी। कैसे बुलंद वो बाला शजर खाक हो गए। अब देखिए जैसे अब कोई इंतजार करता है बारिश को, मिसाल समझिए कोई खेत जो है करता है तो वो सोचता है कि बारिश हो जाए। कोई पहले से ही बीज को डाल दिया होता है तो सोचता नहीं बारिश ना हो जाए, नहीं तो कहीं और तेज अगर हो जाएगा तो फसल को जितनी चाहिए सिंचाई पानी उतना से अगर ज्यादा हुआ तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगा। तो वही ये कह रही हैं कि बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में, कोई बारिश चाह रहा है कि बारिश हो जाए, कोई चाह रहा है कि क्या बताएं कैसे बुलंद है वो बाला शजर खाक हो गए। मतलब ऊंचे ऊंचे जो है ना दरख्त, शजर यानी पेड़, कई बारिश के कारण जो है ना खाक में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो और है कि लोग जो है ना कोई बारिश की आपको देखिए पानी पड़ रहा है तो किसी के लिए अच्छा है, कोई कह रहा है नहीं पड़ो, कोई कह रहा है कि नहीं होने दीजिए। मतलब
हर एक इंसान उसके फायदे के मुताबिक वो चाह रख रहा है। तो इसीलिए इसमें कह रही हैं कि बादल को भी क्या खबर है कि बारिश की चाह में, है ना, कैसे बुलंद वो बाला शजर खाक हो गए। डर लगता है आपको गुस्सा नहीं आता है, आप हंसते रहते हैं। अरे गुस्सा क्या आना है। चलो, जुगनू को दिन गए, जुगनू के दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चलाक हो गए। जुगनू कहते देखते हैं, जो जिसको जोनी कहते हैं, आप गांव वगैरह में देखे होंगे, पहले जो है ना रातों को चुकबुक चुकबुक करके छोटा सा एक जुगनू उसको कहा जाता है, वही जुगनू है जिसको आप लोग जोनी कहते हैं। तो एक बार बताइए, सभी लोग देखे हैं पहले, तब समझिएगा। तो ये कह रही है इसमें, उसको लाकर जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, है ना, बच्चे हमारे अहद के चलाक हो गए। अब बच्चे इतना ना चलाक हो गए, अब इसको अंग्रेजवन से मिसाल लीजिएगा। अब जब मच्छर लग रहा था तो समझिए एक जोक यहाँ याद ये आया कि अब अंग्रेज सब जो था, एक बार मच्छर लग रहा था तो सोचा कि नहीं लाइट बुझा देते मच्छर नहीं आएगा, तो लाइट बुझा दिया, तो वही दुनिया जो है ना 3-4 रात में आ गई। तो लोग सोच रहा करी बाप ये इंडिया कैसा है, यहाँ तो मच्छर जो है टर्च मार के खोज रहे हैं कि इंसान क्या है। असल में वो तो मच्छर है नहीं, वो क्या है बाबू, वो जुगनू है। तो अंग्रेज सब क्या कर रहा है कि मच्छर इतना चालाक है कि टर्च मार कर इंसानों को खोज रहा है। तो ये जो है इस पर फिट बैठता है कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, है ना, बच्चे हमारे अहद के इतने चालाक हो गए। कह रही है कि बच्चे जो है ना अब उसको पकड़ लेते हैं रतिया में, कहते हैं कि दिन में इसका मुआयदा करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें कहां से रोशनी आती है, लाइट बरती कहां से, चुकबुक चुकबुक। हाँ जोनी सर, याद है सर, याद है। हाँ बिल्कुल था, समझ गए, देखिए हंस रहे बच्चे, है ना। तो ये अंग्रेजवा सब जो है ना वैसे ही करता था। तो अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, जुगनू यानी जो जोनी आप देखते थे पहले, जोनी है ना, आप कई नाम से पुकारते होंगे, उसमें लाइट था, है ना, जलती थी, रात में आती थी, कोई लोग पकड़ते थे तो भाग जाती थी, है ना। इस तरह से आपके साथ भी हुआ होगा, आप हो सकता है ना हुआ हो किसी के साथ। तो जुगनू को, लेकिन अपने माँ बाप से पूछिएगा तो बताएंगे, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करे, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। अब उसको रतिया में पकड़ पकड़ के सोच रहे दिन में देखेंगे। अब बताइए सूरज के सामने जब चिराग दिखाइएगा तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। है लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, क्या ही शेर है, लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास, सूरज की शिए पे तिनके भी बेबाक हो गए। अब देखिए कि ये कोई ऐसा इलाका के बारे में बात कर रहे हैं, परवीन शाकिर कर रही है कि एक ऐसा भी इलाका है जहां बर्फ रहते हैं और बर्फ जब हटता है किस लिए, तो सूरज की प्रकाश से। तो इसलिए कह रही है यहाँ कि लहरा रही है बर्फ की चादर हटा के घास। अब देखिएगा सूर्य के प्रकाश जब पड़ता है किसी बर्फ, तब बर्फ पिघल जाता है, जब बर्फ पिघलता है तो उसका जो प्राकृतिक घास रहता है तो कितना चमकता है। तो यही यहाँ कह रही है कि सूरज की शिपा तिनके भी बेबाक हो गए जब वो पड़ती है उस पे नजर। एक ऐसा इलाका जैसे में आप कोई तो ऐसा नहीं ले सकते कि जहां बर्फ पड़ रहा हो और वहां से घास की चादर हटा के लहरा रही है घास। मतलब कि कहना यह है कि जहां बर्फ पड़ेगी, आप समझिए इसको, आप इसके नीचे घास, तो बर्फ की चादर, अब बर्फ की वजह से घास ढक जाएगा। अब जब घास कब हटेगा तो आप उसके ठंडे रहेगा तो नहीं हटेगा, लेकिन जस सूरज की शीपे यानी उसकी जब किरणें उस पर पड़ेंगी तो तिनके भी बेबाक हो गए। तो इसमें परवीन शाकिर ये कहना चाहती है असल में कि क्या बताए, मेरा भी कुछ ऐसे ही पहले हालत हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो घास पहले सूरज ही नहीं निकलता है और ना वो बर्फ हम पे जमती है। आगे बढ़ते हैं, बस्ती में जितने आबे गुजरते थे सब के सब दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। तैराक कहते हैं बाबू जो दरिया में तैरता है, जो उसको आप लोग कहते हैं ना पवरने आता है ना, दरिया में तैरता है। तो यही कह रही है, क्या बढ़िया अशार है, बस्ती में जितने आबे गुजरते थे सब के सब, मतलब कह रही है कि जितने बस्ती में लोग थे, है ना, दरिया के रुख बदलते ही तैराक हो गए। मतलब इससे ये मिसाल समझिए, जब इस इंसान के पास मजबूरी आती है तो कोई भी वो काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वही कह रहे हैं, मान लीजिए पानी वानी बढ़ जाए तो कैसे भी यार गर्दन बढ़े चाहे नरेटा दर बढ़े तो पार करना ही पड़ेगा, जाना ही, भागना ही पड़ेगा। तो वही कह रही हैं इसमें कि बस्ती के जितने भी लोग थे वो सब के सब लोग जब देखे दरिया यानी नदी अपना रुख चेहरा बदली, वैसे सब लोगों के पवरने आ गया, सब के सब लोग तैराक हो गए, सब के सब लोगों को तैराक हो गए और तैरने आ गया। तो दरिया के रुख बदलते ही जो है ना सभी के सभी लोग क्या हो गए, तैराक हो गए। सूरज दिमाग लोग भी अब लागे फिक्र में, कोई कोई का दिमाग ऐसे होता है, सूरज दिमाग यानी रोशन होता है उसका दिमाग, सूरज दिमाग लोग भी अब लागे फिक्र में, जुल्फे शबे यानी जुल्फ यानी शबे की रात फिराक के पेचाग हो गए। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे जिंदगी में आए जिनका दिमाग जो है ना सूरज जैसा था। अभी मत समझ लीजिएगा सूरज गर्म है प्रकाश देता है तो वो वैसा ही था, सूरज का मिसाल लिया गया है यहाँ रोशन की तरह था, उसका दिमाग बहुत तेज था। तो ये कह रही है मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे लोग आए, सूरज दिमाग लोग भी अब लागे फिक्र में, क्या बताएं ऐसे ऐसे लोग भी थे, लेकिन जुल्फे शबे फिराक, अब ये कह रही हैं कि वो रात की जुदाई, फिराक यानी शबे जुल्फ की वो लहराती हुई जो एक पल था वो पल गुजर चुका है, अब वो बेचाक हो गए हैं, वो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, ना जाने कहां कहां लोग चले गए हैं। अब वैसा लोग नहीं है जिनका दिमाग रोशन की तरह हो, जिनका दिमाग
सूरज की तरह हो। जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। कह रही है कि जब भी गरीब शहर से कुछ गुफ्तगू हुई ना, अब देखिए यहां समझिए आखिरी मिसरा में, आखिरी शेर में क्या कहना चाह रही हैं कि जब भी गरीब मतलब कह रही हैं शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, तो आखिरी पढ़ेंगे तो समझ में आए, लहजे हवाए शाम यानी शाम की हवा के नमनाक हो गए। ये कह रही हैं इसमें परवीन शाकिर कि क्या बताएं कि जब भी गरीब के पास ये शाम की हवा जाती है, तो जब भी गरीब के शहर में उससे टच करती है, उससे छूती है, उससे गुफ्तगू करती है, लहजे हवाए शाम के नमनाक हो गए। हवाए शाम यानी शाम की हवा, और वो हवा भी नमनाक हो जाती जब लोगों को गरीबी की देखती है ना, उससे चाहती कि मैं भी काश इनसे गुफ्तगू कर लेता, जितनी बन पड़े उतना उनको जो है ना हेल्प कर देती है ना। जब भी गरीब के शहर से कुछ गुफ्तगू हुई, लहजे हवाए शाम, शाम की हवा है ना ये नमनाक हो गए। क्लियर हो गया? ये दोनों गजलें आप लोग समझ गए, बहुत ही बेहतरीन गजलें लगी होंगी आपको और समझ में भी आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो ये परवीन शाकिर अपनी गजले में ये बातें उजागर असल में ये कह रही हैं कि जो अब इसको अगर ऐसे सुनना चाहेंगे तो हर एक मिसरा बदला बदला है, लेकिन कुछ कुछ मिसरे आपको भी याद होगा कि इनकी जिंदगियां में इनके महबूब थे, इनकी जिंदगियां गुलाबों की तरह थी, इनका जिंदगी पहले चहल पहल था, लेकिन वह खुद कह रही हैं कि क्या बताएं कि मेरी जिंदगी को ना जाने किस किस को नजर लगी, और पहले जिंदगी जो गुलाबों की तरह हुआ करती थी, अब वही जो है देखिए जवानी जिंदगी और इंसान के पास हर एक समय तक टिकने वाला नहीं है। ये उम्र जो है इंसानों को जो है ना हर एक से वफा नहीं करती है, ये वक्त ब वक्त आपको बढ़ते रहती है। तो इंसानों के पास जिस्म जवानी हर चीज़ है, लेकिन यही चीज़ें आपको वक्त के मुताबिक आपको बूढ़ा भी होना पड़ेगा है ना, आपको जो है ना हर एक चीज़ बीमारी भी होगी है ना, मौत का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी आ सकती है ना। तो इसलिए जो है ना नेक काम और अच्छे अच्छे इरादे रखेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। तो ये अपना जो है ना आहट व जारी जो बोल रही हैं अपने जबान में, ये गजल लिखकर बता रही हैं, तो ये समझ गए होंगे आप लोग बेहतरीन तरीके से है ना। चलिए आगे की अब देखिए, इसमें तो जो कहना चाहती है खैर आप लोग तो समझ ही गए होंगे, इतना बेवकूफ़ भी नहीं है और इतना समझदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जो है ना आप लोग ये वाला जब चीज़ें देखेंगे, देखिए माना जो है ना जो हम आपको दे देंगे, ये सब माना उन्हें रट्टा उट्टा मारने के में नहीं रहिएगा कि जो है कि रहते रहिएगा, नहीं, ये सब के एति में नहीं, बस खाली दिखा देते हैं। ये जो आप ये आपके निशाब में शामिल देख रहे हैं, ये इनकी गज़लें, इसमें क्या कहना चाह रही है परवीन शाकिर, वो तो हम आपको बता ही दिए है ना। हाँ देखिए कह रहे हैं कि आपने शामिल निशाब में परवीन शाकिर के 2 गज़लें मुताला किए, मुताला यानी पढ़ी है ना, तो 2 गज़लें आप लोग पढ़े, और गज़ल 8 और दूसरी है ना 8 और दूसरी गज़ल तो 9 अशार पर मुश्तमिल है, एक में 8 और एक में 9, ठीक है। जैसा कि बताया जा चुका है कि परवीन शाकिर की शायरी में औरतों के जज्बात बहुत ही शिद्दत के साथ और फितरी अंदाज में पेश हुए हैं। इनके दोनों गज़लें का मुताला से इनके ख्यालात को तक़वियत मिल जाती है, यानी ताकत मिल जाती है। इश्क व मोहब्बत के हवाले से इन गज़लों में जिन जज्बात व एहसासात की तर्जमानी की गई है, उनमें दर्द बता रही है, कितना इनके अंदर दर्द है, दर्द कष्ट टेस और कर्ब को ये आसानी से महसूस किया जा सकता है। इनमें ज़रा भी तसना नहीं, बल्कि यह शायरा कि अपने दिल की हकीकी और फितरी आवाज़ मालूम होती है ना, जिससे बखूबी यह नतीजा अखज़ यानी किया जा सकता है कि परवीन शाकिर की शायरी दरअसल उनकी नाम काम मोहब्बत की तर्जमानी का दूसरा नाम है। मतलब कह रही है कि देखो जुदाई के बाद बहुत लोग नहीं सह पाते हैं जुदाई के गम को, तो ये आपके बोझ को हल्का कर रही है कि टेंशन नहीं लो, जिंदगी में तुम्हारे पास अभी थोड़ा गम है, फिर ज़्यादा आ सकता है, फिर कभी खुशी आएगा। तो ये वक्त जो है वक्त हमेशा एक तरह नहीं रहने वाला है, ये बदलता रहता है। तो होती जिससे बखूबी यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि परवीन शाकिर की शायरी दरअसल इनकी नाम का मोहब्बत की तर्जमानी का दूसरा नाम है। एक और खास बात जो परवीन शाकिर की इनके गजलों में मुताला उजागर होती है वह यह है कि परवीन शाकिर अपने जज्बात व एहसासात को हसरत यानी चाहत है ना, हिजान को हिज्र व इंतजार को, महबूब की बेवफाई जान रहे इनको। अब तो ये कह रहा था ना कि लग रहा है सर ब्रेकअप हो गया है, तो वही बेचारी इंतजार और अपने महबूब के बेवफाई और मरूती को कुछ इस अंदाज से शेर पैकर अता करती हैं कि एक तरफ जहां उनकी शायरी अपने जज्बात को कहानी
बेरहमी मालूम होती है, वहीं दूसरी तरफ उनकी तरह मोहब्बत की मारी दूसरी खवातीन दिली कैफियत में तर्जमानी नजर आती है। इस तरह से परवीन शाकिर ऐसी ही औरतों को एक नुमाइंदा शायरा के तौर पर भरपूर मंजूर आम पर आती है, और ऐसी नुमाइंदा जो मोहब्बत के नाकाम होने के बावजूद भी जिंदगी से राह फरार अख्तियार नहीं करती, और बल्कि नरम और मिदमी निस्वानी से लहजा बावजूद जो है ना ये क्या करती, मजबूती से अलमदारी करती। अब देखिए आपके लिए क्या सीखे, ये खास करके ये खुद ही कह रही हैं कि मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल हूं जो देखो मुझे प्यार में धोखा मिला है, लेकिन फिर धोखा के बावजूद भी हम इतनी कामयाब हो गए। तो उन लड़कियों के लिए ये मोटिवेशन है परवीन शाकिर। वह उनसे कह रही है कि देखो बाबू, तुम अभी पढ़ाई कर रही हो, अगर तुमको किसी तरह का कोई दर्द पहुंचाए, ठेस पहुंचाए, तो तुम उसको चाहोगी तो भूल सकती हो। जैसे मेरे महबूब ने मेरे साथ जो है ना क्या किया, वफा ना किया, उस तरह से तुम टेंशन नहीं लो। तुम्हारे जिंदगी में भी कई लोग आएंगे जो तुम्हारे से वफा नहीं करेंगे, तो तुम जो है ना उसका बिल्कुल बेफिक्र रहो और उस चीज को छोड़कर तुम आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ती रहो। जैसे कि ये खुद ये कहना ही चाह रही हैं कि मैं उन खवातीनों के लिए बेमिसाल बनना चाहती हूं कि जो आज की खवातीन ये सब चीजों में जो है ना पढ़कर अपनी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर देती हैं। तो उनके लिए ये मिसाल दे रही हैं कि देखो, अगर अभी से तुम नाराज हो, अभी से तुम जुदाई में हो, तो सब भूल जाओ। ये परवीन शाकिर के देखो कर इतना इनके पास कर्ब है, दर्द है, फिर भी अपने काम को नहीं छोड़ रही है, बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ती गई। और देखो आज तुम इनको किताबों में पढ़ रहे हो। तो यही होता है निसाब। अगर आप अहमद फराज के भी ये गजल पढ़े थे कि दौलते दर्द तुम्हारे पास जब दर्द आए तो तुम उसको दौलत समझो, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। तुम्हारे पास अगर दर्द आए तो उस दर्द को दौलत समझो और दुनिया से छुपा लो। आंख में बूंद ना हो, दिल में समंदर रखना। अगर तुम आंख से आंसू को टपका दोगे तो तुम्हारे दर्द लोग समझ जाएंगे। इसीलिए तुम दर्द को अपने लोगों के आगे इजहार मत करो, वरना लोग यहाँ जो है जालिम लोग हैं, तुम्हारे दिलों पर और नमक छिड़केंगे और तुम्हारे जख्म को और बढ़ा देंगे। इसीलिए ये कहना ये चाहती हैं कि मैं उन खवातीन और लड़कियों के लिए एक मिसाल हूं जो तुम सोचती हो कि अब उठ नहीं सकते हैं, तो अब उठ जाओ। परवीन शाकिर से कुछ सीखो और उठ जाओ और बनो टॉपर। तब देखो कि हाँ, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। और ये सवाल जवाब कितना आसान है पढ़ने के बाद। परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश 1952। परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? पाकिस्तान के कराची में। असलाफे वतन दरभंगा, यानी दरभंगा कहाँ है? बिहार में। परवीन शाकिर के वालिद के नाम साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए, है ना? परवीन शाकिर के इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? परवीन शाकिर के मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? रजिया गर्ल हाई स्कूल। तो ये आपके लिए PDF में भी जो है ना बना के ला दिए, जो आपको दिक्कत ना हो, ये नहीं लगे कि जो है ना कि ये सवाल जवाब नहीं मिला। कुछ बच्चे की आदत होती है कि सवाल जवाब मिल रहा है तो मिलने दीजिए, तो उन लोगों के लिए भी दे दिए। हेलो, जवाब नंबर 1 1924, 24 नवंबर 1924 में पैदा हुए, कराची के, पाकिस्तान में। असलाफे वतन उनका लहरिया सराय दरभंगा बिहार में है। वालिद के नाम साकिब हुसैन। पाकिस्तान चली गए हिजरत के बाद, है ना? आगे बढ़ेंगे। जवाब नंबर 6 घर पर हुई, रजिया गर्ल हाई स्कूल, सर सैयद गर्ल हाई स्कूल। जवाब अंग्रेजी में, है ना? और बैंक एड एडमिनिस्ट्रेशन MA से किया। तो यह आपका जवाब रहा जो आप आसानी के साथ समझ गए। अब हम लोग इसका क्लियर ये भी हम लोग समझ लेते हैं, जो आपको है ना ऑब्जेक्टिव इसका है, क्लियर हो जाएगा। आपका 1 शॉट था तो आपको आसानी के साथ, इसमें भी कम क्वेश्चन रहते हैं जो किसी तरह कोई परेशानी होने वाला नहीं है, जबकि आप लोग सब चीज़ें देख लिए हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। तो मात्र आपको 12 सवाल है बस ऑब्जेक्टिव में, है ना? 12 सवाल है। चलिए लगा लीजिए अभी। देखिए पहला सवाल क्या है बाबू? परवीन शाकिर। सबसे पहले आप देखें कितना आसान से, देखिए किसी भी चीज को ना आप याद मत किया करिए, एक कहानी बनाइए। जैसे हम आपको एक बोल देते हैं परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में, कहेगा सर याद तो है आपका, लेकिन नहीं, आप माइंड पे जब जोर दीजिएगा ना, जितना दिमाग को यूज कीजिएगा उतना आपका दिमाग में बढ़ोतरी होगी। अब जब दिमागी को यूज नहीं कीजिएगा तो आपका दिमाग बढ़ेगा, कहेगा ये हटाओ कल याद करेंगे, बहुत भारी है, ऐसे करके टालिएगा तो फिर दिमाग भी नहीं बढ़ेगा, फिर बोझ भी बनता जाएगा। इसीलिए दिमाग पे जोर मत दीजिए, बस माइंड को दिमाग लगाइए कि हाँ परवीन शाकिर इतना में, अहमद फराज इतना में। एक दूसरे को जो है ना, एक दूसरे संपर्क में देखिए और एक दूसरे से जो है ना लेकर जो है ना समझिए और उस चीज को ऐसे कहानी बनाइए, तब आपको जो है ना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हाँ क्लियर है। तो परवीन शाकिर की पैदाइश कहिएगा सर 1952 ईस्वी में, और सभी बच्चे जवाब दिए माशाल्लाह। चलो दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई? तो कहिएगा सर कहाँ पैदा हुई? तो ऑप्शन A में है लाहौर,
ऑप्शन बी में इस्लामाबाद, दिल्ली, कराची। तो देखो ये भी पाकिस्तान में है ना, ये भी पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद ये भी पाकिस्तान में। अपना भारत में सिर्फ दिल्ली है, इंडिया गेट है, तो ये पाकिस्तान को हटाओ, ये ऐसे ही बेवकूफ़ है। तो अपना जो है क्या हो जाएगा आंसर, कराची हो जाएगा, और आंसर तो लगा दोगे कराची, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, परवीन शाकिर के असलाफे वतन, इस्लाम नहीं यहाँ, असलाफे वतन, असलाफे वतन इस तरह से रहेगा। वतन मतलब बाबू होता है देश, असलाफे वतन कहाँ था, बंदुस्तान नहीं, यहाँ हिंदुस्तान होगा। हिंदुस्तान या पाकिस्तान, ईरान या बांग्लादेश, है ना, आप सुने थे ना, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, वो मेरा हिंदुस्तान। तो क्या लगाओगे आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी, और सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। उर्दू डाउनलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं देता है, क्या चीज आपको डाउनलोड करना है कि दे नहीं रहा है ऑप्शन। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, परवीन शाकिर के वालिद के नाम, सैयद मोहम्मद हुसैन, सैयद साकिब हुसैन, सैयद अकराम हुसैन या सैयद बाबर हुसैन, क्या लगाओगे जल्दी बताओ। तो कहेगा सर के सैयद साकिब हुसैन, और ये देखो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, पीवाई क्वेश्चन में, तो ये याद रखोगे सैयद साकिब हुसैन। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, बंटवारे के बाद परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ चले गए। देखिए जो हमारे आबा अजदाद थे कुछ वो भारत में ही रहे, कुछ जो लोग थे वो पाकिस्तान में चले गए। क्योंकि आपको पता है कि पहले पाकिस्तान भारत एक ही में था। 1947 में जो है ना आपको पता है कि बंटवारा हुआ और अपना देश आज़ाद हुआ, और इस वक्त जो है ना जिसका जो मन किया वो गए। लेकिन हमारे जो आबा अजदाद थे जो हिंदुस्तान के लिए खून पसीना सींचे जो बहाए, वो लोग सिंपल सी बात हिंदुस्तान में रह गए। लेकिन कुछ लोग गए तो उसको नाम दे दिया गया, और आपको पता है कि बंटवारा हुआ तो सब हिस्ट्री में चला जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ ये, और सभी लोग आंसर दे भी रहे हैं। चलिए 6 नंबर सवाल, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया, रजिया गर्ल हाई स्कूल, अयूब गर्ल हाई स्कूल या सर सैयद गर्ल हाई स्कूल, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी लगाइएगा आंसर। सर नॉन हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे प्लीज, पढ़ तो रहे हैं, आपको सर तो पढ़ा ही रहे हैं, अब क्या पढ़िएगा अलग से, और बुक में आपको दे ही देंगे, हम टाइपिंग करके उसको सब चीज चेक भी कर लिए। 3 नंबर गलत, 3 नंबर कौन गलत हो गया, परवीन शाकिर के असलाफे वतन, अच्छा हाँ ये सही। असलाफे वतन जो था आपको पता है कि असलाफे वतन बाबू दरभंगा लहरिया सराय है, और लहरिया सराय दरभंगा कहाँ है, तो अपना हिंदुस्तान में बिहार पड़ता है, और बिहार के अंदर दरभंगा है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा, बंदुस्तान लिखा था लेकिन यहाँ अपना हिंदुस्तान होगा, जो हम लिख भी दिए, तो लहरिया सराय दरभंगा होगा, और इसका आंसर बाबू अलिफ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हो गया, 6 भी हो गए 6, तो ये रजिया गर्ल हाई स्कूल हो जाएगा, जो सभी लोग आंसर दिए भी। 7 नंबर, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं, एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, आप पढ़े भी है ना, पढ़े ना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आंख में बूंद ना हो दिल में समंदर, दो एक शेर में 2 मिसरे होते हैं, सिंपल सी बात। आगे बढ़ते सवाल नंबर 8, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई, ये सवाल थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके शोहर के नाम क्या था। ये एक बार PYQ हो जाएगा आपका, PYQ यानी बाबू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो बहुत दिनों का एक में हो जाता है, उसी को क्वेश्चन बैंक कहा जाता है। तो इसमें आपको जो है ना कोई नहीं रहना है, तो हम आगे पीछे सब देते हैं, आपको बताते भी है, खाली बस हम दर्शाते नहीं है कि ये 24 का है कि या 25 का या 20 का 21 का। बस याद है कि ये सवाल पूछा गया है आपसे, परवीन शाकिर की शादी किससे हुई, तो डॉक्टर नसीर अली से हुई, और ये याद रखना है आपको। क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, परवीन शाकिर की वफात कब हुई, पैदा हुए बाबू कब, परवीन शाकिर पैदा कब हुई थी, 1952 में, और इनका वफात कब हुआ था, तो 1990, तो नहीं सर होगा, 1995 नहीं होगा। अब बचा आपको 50%। हम आपको बताए थे कि एग्जामिनेशन हॉल में पहले कुछ ऑप्शन को आप निकालना सीखिएगा, तो 2-3 ऐसे ही निकल जाएगा। अब बचेगा आपको आंसर, ये तो आराम से बना लीजिएगा। और सभी लोग आंसर पैदाइश पूछ रहा है, थोड़ी कि 1900 आप लोग 52 लगा रहे हैं, और सभी लोग आंसर दे रहे हैं। एक तो कह रहे हैं पहले पते नहीं, आपको दिखाई नहीं कि परवीन शाकिर का वफात कब हुई थी, और सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि 9 नंबर का सर बी लगा दीजिए, 1994 हो जाएगा। क्या 1991 भी किसी का हुआ था। चलिए सवाल नंबर 10, राख के ढेरे पर अब रात बसर करनी है, तो बसर ये हो जाएगा, जल गए मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। आप गजल सुन चुके हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11, परवीन शाकिर के कलियात का नाम क्या है, कोई पूछ देता है, तो सदबर्ग, खुशबू या माहे तमाम या कफ आईना, तो ये कफ आईना निकाल दीजिएगा, सदबर्ग निकाल दीजिएगा, 50% निकल गया। अब बताइए आप बी या सी। हाँ 11 नंबर के सभी लोग आंसर दे रहे हैं सी, और बिल्कुल माहे तमाम हो जाएगा, और राइट आंसर बाबू माहे तमाम होगा, है ना।
चलिए अब आखिरी सवाल हो जाएगा आपका, है ना, अब आखिरी सवाल हो जाएगा आपका। चलिए ये आपका आखिरी सवाल है 12। आइए आखिरी सवाल है, परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कलामे खुशबू, और यहाँ देखिए यहाँ क्या था, परवीन शाकिर के कलियात का नाम, अभी मत खुशबू लगा दीजिएगा, ये कहा जा रहा है, डिफरेंस देखिए कि परवीन शाकिर का पहला मजमुआ, ये मजमुआ है वो कलियात है, तो ये पहला मजमुआ खुशबू है, तो ठीक है। अब ये खुशबू कब शाये हुआ था ये बताइए, ये सवाल ये यहाँ पूछा जा रहा है। हाँ देखते कितने लोग जो आंसर सही लगा रहे हैं इसे आप लोग। चलिए सभी लोग आंसर 1975, 1977 या 1979 या 1972, 1979 कट 1975, बचा आपके पास 50%। हमेशा याद रखिएगा इसी तरह से आंसर लगाना सीखिएगा, और देखिए सभी लोग गेस भी कर लिया और राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, तो ये आखिरी सवाल था और आपका मुकम्मल हो गया, चैप्टर 1 शॉर्ट में कंप्लीट भी होगा, ठीक है। तो चलिए किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, सब समझ में भी आएगा। हाँ और जो सवाल था वो ये होगा इसमें, जो आप तवील सवाल कर रहे हैं, इसमें तवील सवाल कोई गजल वगैरह में नहीं पूछना है, ना बनाना है, ठीक ना। इसमें आपको जो दिए हैं उसको बना लीजिएगा, तवील सवाल इसका एक दो रहता वो उसको देखना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, 100% सही। चलिए तो अगली क्लास में बाबू मिलते हैं सभी को बाबू, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।